कनाडा एक ऐसा देश जो हर साल हजारों लोगों के सपने से जुड़ा होता है, अच्छी एजुकेशन, स्टेबल कैरियर और पीसफुल जिंदगी का वादा करता है। लेकिन क्या ये वादा सच है? आज हजारों लोग कनाडा छोड़कर जा रहे हैं। महंगाई पिछले 40 सालों का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है और कॉस्ट ऑफ लिविंग पिछले 3 सालों में ही अराउंड 40% बढ़ चुका है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं वायलेंस और क्राइम रेट पिछले 10 सालों में 43% से ज्यादा बढ़ चुका है। 2018 के कंपैरिजन में आज कनाडा में रेंट प्राइसेस 50% से ज्यादा बढ़ चुके हैं और घर खरीदना तो आप भूल ही जाइए। इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए, क्योंकि आज हम डिस्कस करेंगे एक ऐसी रियलिटी जो अक्सर लोगों के लिए एक नाइटमेयर बन जाता है। We are here today because Canada is broken. Our kindness and generosity has given way to naivety and weakness. आज अगर आप किसी भी लोकल कैनेडियन से बात करें तो आपको पता चलेगा कि कनाडा में रहना अब कितना मुश्किल होता जा रहा है और इसके कई रीजंस हैं जो कनाडा के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की लीडरशिप और उनकी पॉलिसी से जुड़े हुए हैं। 2015 में जब उन्होंने इलेक्शन जीता था तब उन्होंने अपनी विक्ट्री स्पीच में कहा था कि वो मिडिल क्लास कैनेडियंस के लिए एक बेहतर और इंक्लूसिव फ्यूचर बनाएंगे जिसमें इकोनॉमिक ग्रोथ, अफोर्डेबल हाउसिंग और क्लाइमेट एक्शन को प्रायोरिटी दी जाएगी। It's time for a change in this country, my friends, a real change. लेकिन आखिर हुआ क्या? देखिए, कनाडा हमेशा से ही एक इमिग्रेंट फ्रेंडली कंट्री रहा है, लेकिन इमिग्रेशन नंबर्स और इमिग्रेंट्स का यहाँ रुकने का ट्रेंड टाइम के साथ बदला है। 19 की शुरुआत में हर साल लगभग 1 से 2 लाख इमिग्रेंट्स आते थे। पोस्ट वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद रेफ्यूजीज और स्किल्ड वर्कर्स ने कनाडा माइग्रेट किया, जिससे ये नंबर्स काफी बढ़े। 1967 में पॉइंट बेस्ड इमिग्रेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस होने के बाद स्किल्ड वर्कर्स का इनफ्लो बढ़ा और हर साल 1.5 से 2.5 लाख इमिग्रेंट्स आने लगे और सेटल होने लगे, क्योंकि जॉब मार्केट और हाउसिंग अफोर्डेबल थी। ज्यादातर लोग लॉन्ग टर्म या परमानेंटली कनाडा में सेटल होते थे, क्योंकि तब की गवर्नमेंट पॉलिसीज लोगों को लैंड ओनरशिप और रिसोर्सेज प्रोवाइड करती थी। लेकिन अब कनाडा काफी बदल चुका है। एक रिसेंट रिसर्च के अकॉर्डिंग 1996 में करीब 75% इमिग्रेंट्स ने कनाडा की सिटीजनशिप ली थी। उसके बाद से कनाडा में नए सेटल होने वाले इमिग्रेंट्स जो 5, 10 या 15 सालों से देश में रह रहे हैं, उनमें सिटीजनशिप लेने की परसेंटेज कम होती गई है। 2021 तक ये फिगर करीब 45% तक गिर गया था, जिसमें सबसे ज्यादा डिक्लाइन 2016 से 2021 के बीच देखा गया है। इसका मतलब ये है कि लॉन्ग टर्म के लिए कनाडा में कोई रुकना नहीं चाहता। इमिग्रेंट्स या तो अपनी होम कंट्री रिटर्न करना प्रेफर करते हैं या किसी नए देश में रिलोकेट करना चाहते हैं, और ये किसी भी देश के लिए एक बड़ी प्रॉब्लम है जब इमिग्रेंट्स उसकी कंट्री को छोड़कर जाने लगे या उसकी नेशनैलिटी लेने में इंटरेस्टेड ना हो। साल 2000 से 2009 के बीच लगभग 25 लाख इमिग्रेंट्स कनाडा आए, जबकि 2010 से 2019 में ये नंबर्स बढ़कर लगभग 29 लाख हो गए। नोटेबली ये नंबर्स हर साल लगभग 2.5 से 3.5 लाख के बीच थे, लेकिन 2015 में एक्सप्रेस एंट्री सिस्टम लॉन्च होने के बाद स्किल्ड वर्कर्स के लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटीज बनी और इमिग्रेंट्स का नंबर और बढ़ने लगा। पैंडेमिक के बाद यानी कि 2020 से 2023 के बीच लगभग 15 लाख परमानेंट इमिग्रेंट्स कनाडा आए, जो कि रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर्स हैं। इस दौरान कनाडा ने इमिग्रेशन को काफी ज्यादा प्रमोट किया ताकि पॉपुलेशन ग्रोथ, लेबर शॉर्टेजेस और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को सस्टेन किया जा सके, और यहीं से कई प्रॉब्लम सामने आए। आज कनाडा कई चैलेंजेस का सामना कर रहा है, जैसे कि लेबर शॉर्टेजेस, हाउसिंग क्राइसिस और राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग। इसके अलावा इमिग्रेशन पॉलिसीज को लेकर भी अब पब्लिक ओपिनियन में सिग्निफिकेंट चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। सितंबर 2024 में किए गए एनवायरनिक्स इंस्टीट्यूट के एक सर्वे के अकॉर्डिंग पिछले 25 सालों में पहली बार 58% कैनेडियंस ने माना कि सरकार बहुत ज्यादा इमिग्रेंट्स को एंट्री दे रही है। इसी तरह अक्टूबर 2024 में रिलीज हुई अबेकस डाटा की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हर 2 में से 1 कैनेडियन को लगता है कि इमिग्रेशन कनाडा को नुकसान पहुंचा रहा है। वहीं कनाडा के तब के नए इमिग्रेशन मिनिस्टर सीन फ्रेजर ने भी बाकी मिनिस्टर्स की तरह ही इमिग्रेशन को स्पेसिफिक इश्यूज जैसे लेबर शॉर्टेजेस और डेमोग्राफिक चैलेंजेस को सॉल्व करने का एक टूल समझा। लेकिन ऐसा क्यों? दरअसल पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में एजिंग पॉपुलेशन काफी तेजी से बढ़ रही है, जो कि एक बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन कनाडा में ये और भी ज्यादा है।
1971 में हर 7 वर्किंग एज इंडिविजुअल्स के लिए एक सीनियर सिटीजन था। 2012 तक ये रेशियो हर 4 में से 1 हो गया और 2036 तक अनुमान है कि ये हर 2 में से 1 सीनियर सिटीजन हो सकता है। इसका मतलब ये है कि सीनियर सिटीजन्स बढ़ रहे हैं जबकि वर्किंग एज पॉपुलेशन कम हो रही है। ये इकोनॉमिक और सोशल चैलेंजेस जैसे लेबर शॉर्टेजेस और पेंशन सिस्टम पर बोझ का कारण बन सकता है, जिसके लिए कनाडा ने अपने 2025 से 2027 के इमिग्रेशन लेवल्स प्लान में इकोनॉमिक क्लास के परमानेंट रेसिडेंट्स को टोटल एडमिशन का करीब 61% तक पहुंचाने का टारगेट रखा है। इसका मतलब है कि इकोनॉमिक इमिग्रेंट्स को फैमिली रियूनिफिकेशन और ह्यूमैनिटेरियन कैटेगरीज के मुकाबले में ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाएगी। इसका मेन पर्पस लेबर शॉर्टेजेस और डेमोग्राफिक चैलेंजेस को सॉल्व करना होगा। लेकिन जब ये प्लान्स अनाउंस किए गए तब कनाडा ऑलरेडी हाउसिंग शॉर्टेजेस का सामना कर रहा था। हर साल लाखों नए इमिग्रेंट्स के आने से हाउसिंग डिमांड और बढ़ने की संभावना है, जो कि एग्जिस्टिंग क्राइसिस को और कॉम्प्लिकेट कर सकता है। 2021 से 2024 के बीच में ही कनाडा के रेंट प्राइसेस काफी इंक्रीज हुए हैं, जहां 2021 में 1 बेडरूम अपार्टमेंट का एवरेज रेंट टोरंटो में करीब $1800 था, वही 2024 में बढ़कर करीब $2500 हो गया है। अब इस सिचुएशन में कनाडा की एवरेज मंथली सैलरी अराउंड $4000 से $6000 के बीच है। फिर इसमें हाई टैक्स रेट, रेंट, फूड और ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंसेस आप कैसे अफोर्ड कर सकते हैं। और ये $6000 की सैलरी भी खासकर उन प्रोफेशनल्स के लिए है जो हाई पेइंग इंडस्ट्रीज या स्किल्ड प्रोफेशंस में काम करते हैं। इसी तरह कनाडा में एवरेज सिंगल फैमिली का घर खरीदने के लिए भी टॉप 10% अर्नर्स ब्रैकेट में होना जरूरी है और मेजर सिटीज में घर खरीदने के लिए ये ब्रैकेट 5% से भी कम है। और यही वजह है कि आज 76% कैनेडियंस को लगता है कि अब वो घर अफोर्ड नहीं कर सकते। और ये सिर्फ हाउसिंग क्राइसिस का इशू नहीं है, कनाडा में एक क्लियर मिसमैच है। जिस तरह कनाडा की पॉपुलेशन बढ़ रही है उस हिसाब से सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे हेल्थ केयर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट और एजुकेशन सिस्टम को एक्सपेंड करना काफी मुश्किल हो रहा है। इन सभी चैलेंजेस के बीच कनाडा का जॉब मार्केट भी अब काफी कॉम्पिटिटिव हो गया है। खासकर स्किल्ड इंडस्ट्रीज में लेबर शॉर्टेजेस के बावजूद जॉब मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया है और स्किल्ड वर्कर्स को अपने एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशंस के साथ कंपटीशन फेस करना पड़ता है। इन सब में खासकर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स सबसे ज्यादा अफेक्ट हो रहे हैं, जो पीआर के लिए एजुकेशन कंप्लीट करते हैं, पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं ताकि अपना लिविंग एक्सपेंसेस कवर कर सकें और इवेंचुअली वहां सेटल हो सकें। उन्हें भी जॉब मार्केट के चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग और पार्ट टाइम जॉब्स की कमी ने उनके लिए सर्वाइवल करना काफी मुश्किल कर दिया है। इन सब के अलावा कनाडा के बढ़ते वायलेंस और क्राइम रेट्स के चलते आज गार्डियंस स्टूडेंट्स की सेफ्टी को लेकर सवाल उठा रहे हैं और स्टडी के लिए किसी दूसरे देश भेजने के बारे में सोच रहे हैं। पिछले कुछ सालों में ही कई सिटीज में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के खिलाफ हेट क्राइम्स बढ़े हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटरलू में साउथ एशियन कम्युनिटी के खिलाफ हेट क्राइम्स में इंक्रीज देखा गया है, जिससे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए चैलेंजेस और बढ़ गए हैं। वहीं वाटरलू की पुलिस का मानना है कि ये नंबर सिर्फ बड़ी प्रॉब्लम का एक छोटा हिस्सा है, क्योंकि हेट क्राइम्स अक्सर कम रिपोर्ट किए जाते हैं। दूसरी तरफ हेल्थ केयर सेक्टर में भी स्टाफ शॉर्टेजेस और लॉन्ग वेट टाइम जैसे इश्यूज रिकॉर्ड ब्रेकिंग हैं और आज कॉमन हो चुके हैं। पेशेंट्स को टाइमली ट्रीटमेंट मिलना मुश्किल हो रहा है और कई बार उन्हें महीनों तक इंतजार करना पड़ता है। ये सभी इश्यूज कैनेडियन सोसाइटी के लिए एक बड़ा चैलेंज है, खासकर जब पॉपुलेशन और हेल्थ केयर डिमांड तेजी से बढ़ रही है। कनाडा में आज बहुत से लोग इमिग्रेशन पॉलिसीज को लेकर डिसएग्री करते हैं, क्योंकि हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वहीं दूसरी तरफ इमिग्रेंट्स को लगता है कि इन पॉलिसीज की वजह से उन्हें अनफेयरली रिप्रेजेंट किया जा रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि इस सिचुएशन को संभालने के लिए ट्रूडो ने कुछ भी नहीं किया। उन्होंने अपने पहले के इमिग्रेशन टारगेट को 21% तक कम किया। इसके चलते 2025 से 2027 के बीच करीब 10 लाख इमिग्रेंट्स कम किए जाएंगे। वहीं अप्रैल 2024 को अनाउंस किया गया था कि 2031 तक करीब 40 लाख घर बनाए जाएंगे, जो कि इनके पहले के टारगेट से 2 गुना ज्यादा है। लेकिन कनाडा के नेशनल हाउसिंग एजेंसी के अकॉर्डिंग 2030 तक कनाडा को कम से कम 50 लाख घरों की जरूरत होगी ताकि अफोर्डेबिलिटी का इशू सॉल्व किया जा सके। वहीं फरवरी 2023 में सरकार ने अगले 10 सालों में हेल्थ केयर सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए अराउंड 198 बिलियन कैनेडियन डॉलर्स का फंड एलोकेट किया था। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इस सब से सच में अभी कोई फर्क पड़ेगा? शायद ट्रूडो को ये स्टेप्स बहुत पहले ही इम्प्लीमेंट कर देने चाहिए थे, क्योंकि 2015 में जब वो पीएम बने तब से ही इन इश्यूज के साइन दिख रहे थे। इसके बावजूद लार्ज नंबर्स में इमिग्रेंट्स को एंट्री देना
उनकी चॉइस थी। इस सब के कारण कनाडा के हालात इस हद तक बिगड़ गए कि दिसंबर 2024 में कनाडा के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर क्रिस्टिया फ्रीलैंड को रिजाइन करना पड़ा और इसके कुछ ही हफ्तों बाद ट्रूडो ने भी पीएम की पोस्ट से रिजिग्नेशन दे दिया, जिसके बाद मार्च में मार्क कार्नी 85% वोट्स के साथ लिबरल पार्टी के नए लीडर चुने गए। इसके बाद जो फेडरल इलेक्शन अक्टूबर में होने थे उसे अप्रैल में करवाया गया और मार्क कार्नी कनाडा के नए पीएम बने। मार्क कार्नी की खासियत यह है कि वो सिर्फ एक पॉलिटिशियन नहीं बल्कि एक रिस्पेक्टेड इकोनॉमिस्ट भी हैं। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान कनाडा की इकोनॉमी को स्टेबल करने में भी उन्होंने इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था। एक्सपर्ट्स का कहना है कि कार्नी के पास डीप टेक्निकल नॉलेज है, लेकिन सवाल ये है कि क्या उनकी पॉलिसीज रियल वर्ल्ड में काम आएंगी, क्योंकि सिर्फ डाटा और प्रोजेक्शन से कुछ नहीं बदलता, जॉब्स नहीं बनती। असली ज़रूरत है सोशल ट्रस्ट और रियल टाइम एग्जीक्यूशन की। आने वाले महीने कंट्री के पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फ्यूचर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। इन सब में आपके क्या ओपिनियन है, कमेंट ज़रूर करें। आपको इन सारे रिसर्चेस के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।